हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम ग्लूकोनेओजेनेसिस की बात करेंगे। ग्लूकोनेओजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनेओजेनेसिस जो है ये एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। और ये जो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से हो रही है। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? हम ग्लूकोज को ऐसी चीज़ों से सिंथेसाइज कर रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ओके, सो जैसे कि अगर स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उससे हम ग्लूकोज को अगर सिंथेसाइज कर रहे हैं सेल्स में, तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनेओजेनेसिस कहा जाता है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। सो ये जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स है और जो ग्लूकोनेओजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर रहे हैं, उन सब में एक कॉमन पॉइंट ये होता है कि वो सारे के सारे, मतलब जब स्टेप बाय स्टेप जब जाते हैं तो उसमें हर चीज़ से ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है या ऑक्सलो एसिडेट जो है ये बनना ही बनना है। मतलब हर स्टेप्स में अगर चाहे कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर हो, चाहे वो पायरुवेट हो, चाहे वो लैक्टेट हो, ओके, चाहे वो फैटी एसिड हो, चाहे वो एसिटिल कोएंजाइम ए हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रिकर्सर से अब अगर आप ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर रहे हो तो उससे सबसे पहले ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनेगा ही बनेगा। तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है ये कॉमन है। तो ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स है ये किस तरह की चीज़ें होती है एनिमल्स में, प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में पायरुवेट, लैक्टेट, ग्लिसरॉल और इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स भी है। ऑलमोस्ट जो 22 अमाइनो एसिड्स है वो सारे के सारे, उनमें से सिर्फ ल्यूसिन और लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, जिनके थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है, जिनके थ्रू जो पायरुवेट है जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब ये जो ल्यूसिन और लाइसिन जो है इनसे क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। और एनिमल सेल्स में एसिटिल कोएंजाइम ए या फिर फैटी एसिड ये जो है ये ग्लूकोनेओजेनेसिस के लिए एज अ प्रिकर्सर हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है। मतलब अगर आप फैटी एसिड यूज़ कर रहे हो या फिर ये जो ल्यूसिन या फिर लाइसिन अमाइनो एसिड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसका एंड प्रोडक्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। और एनिमल सेल के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है जिसके थ्रू ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सके। ओके, लेकिन प्लांट में होता है। तो प्लांट के केस में जो प्लांट्स है उनमें ये जो ग्लूकोनेओजेनेसिस की प्रोसेस है ये सिर्फ सीडलिंग्स में होती है। मतलब जो जर्मिनेटिंग सीड्स है उनमें ही ये प्रोसेस होती है। उनमें जो स्टोर्ड प्रोटीन या जो स्टोर्ड लिपिड होते हैं वो जर्मिनेशन के दौरान यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ग्लूकोज भी नहीं होता उनमें, तो इसलिए उनको जो एनर्जी का जो सोर्स है वो उनके स्टोर प्रोटीन और स्टोर लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं। तो इनसे सबसे पहले ग्लूकोज बनाया जाता है और उससे एनर्जी डिराइव की जाती है। तो ये एनर्जी डिराइव करने के लिए जो सीडलिंग्स होती है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स है, इनमें एक ख़ास तरह की साइकिल ऑपरेट होती है जिसे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहा जाता है। और वो जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो ग्लाइऑक्सिजोम्स नाम के एक ख़ास तरह के सेल ऑर्गेनेल्स में कैरी आउट की जाती है, जो कि एक तरह के मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम्स है। तो उनमें वो प्रोसेस होती है। तो वो एक तरह का ग्लूकोनेओजेनेसिस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एसीटेट और लैक्टेट ये प्रिकर्सर हो सकते हैं। सो अप टू सम एक्सटेंट gluconeogenesis is reverse process of the glycolysis, but not all the 10 reactions are reversible. 7 out of 10 reactions of the glycolysis are exactly reverse in the gluconeogenesis. So यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्लूकोनेओजेनेसिस है इसमें एक्चुअली ये अगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने समझने के लिए अगर आप बात करोगे तो ग्लूकोनेओजेनेसिस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है। ओके, हमने ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया था? ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया था 10 स्टेप्स के थ्रू।
सो अगर हम ग्लूकोनेओजेनेसिस कर रहे हैं जिसमें हम सारी की सारी प्रोसेसेस उल्टी कर रहे हैं, मतलब हम रिवर्स जा रहे हैं पायरुवेट से ग्लूकोज की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है, जो 7 स्टेप्स जो है आउट ऑफ 10 स्टेप्स ये रिवर्सिबल है, तो ये नॉर्मली हो जाती है। लेकिन कुछ 3 स्टेप्स ऐसी है जो इरिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला रिएक्शन था ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता था दूसरी रिएक्शन में। और जो तीसरी रिएक्शन थी जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट बनता था, और जो लास्ट रिएक्शन थी ग्लाइकोलाइसिस की जिसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनता था। तो ये जो तीनों रिएक्शंस है, ये 3 रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ओके, तो जब हम ग्लूकोनेओजेनेसिस करते हैं तो उस वक्त ये स्टेप ऐसी नहीं होगी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम डायरेक्टली ग्लूकोज बना लें, या फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लें। ओके, तो ग्लूकोनेओजेनेसिस में इन रिएक्शंस को करने के लिए कुछ डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है। सो ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, इसलिए ग्लूकोनेओजेनेसिस में इन रिएक्शंस को बाईपास किया जाता है, कुछ अलग मैकेनिज़्म से इन्हें ऑपरेट किया जाता है। सो यही रिएक्शंस हमें इसमें देखनी है। जो बाईपास रिएक्शन है उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, ग्लूकोनेओजेनेसिस जो है ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, और सारे ऑर्गेनिजम्स में ये जो रिएक्शंस है ग्लूकोनेओजेनेसिस की, ये सिमिलर तरीके से की जाती है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मैमल्स में ग्लूकोनेओजेनेसिस जो है ये लीवर सेल्स में होता है, कुछ एपिथेलियल सेल्स जो है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनमें होता है, और कुछ हद तक ये रीनल कॉर्टेक्स में भी होता है। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है ये प्लांट सीड्स के बारे में बता रहा है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो प्लांट सीड्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि इशेशिया कोलाई है, ईस्ट है, इनमें ग्लूकोनेओजेनेसिस जो है ये ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के थ्रू होता है। ओके, सो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल ये एक्चुअली ग्लाइकोक्सिजोम्स, इसमें ग्लाइकोक्सिजोम्स में होने वाली साइकिल है, जिसमें फैटी एसिड्स और जो एसिटिल कोएंजाइम ए, ये जो प्रिकर्सर है, इनका यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है। जो लास्ट पॉइंट जो है यह है कि जो ग्लूकोनेओजेनेसिस की जो रिएक्शंस है ये साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। लेकिन अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हम बाईपास रिएक्शंस जो देख रहे हैं, इसी के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बाकी जो 7 रिएक्शन है, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, वो नॉर्मली साइटोप्लाज्म में कैरी आउट की जाती है। तो जो बाईपास रिएक्शन होने वाली है, जो 3 बाईपास रिएक्शंस की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वही रिएक्शन के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगला पॉइंट जो है कि हमें ग्लूकोनेओजेनेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड ग्लूकोनेओजेनेसिस, क्यों इसे ऑपरेट करना ज़रूरी है। तो इसे समझने के लिए हम कुछ कंडीशंस कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम जब फास्टिंग कंडीशन में होते हैं या फिर जब हम एक्सरसाइज करते होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज है वो डाउन हो जाता है। उसके साथ साथ जो ग्लाइकोजन का जो अमाउंट है वो भी डिप्लेट होने लगता है, मसल्स में, लीवर में भी ये डिप्लेट होने लगता है। तो ये जो डिप्लेटिंग ग्लाइकोजन और ग्लूकोज है, इस वजह से जो पैनक्रिया है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। अब ये ग्लूकागॉन का क्या करेगा, ग्लूकागॉन आपका जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो होता था ग्लाइकोलाइसिस का, उसे वो इनहिबिट कर देगा, और एफबीपीएज एंजाइम जो है, जो ग्लूकोनेओजेनेसिस में काम आने वाला है, उसे वो एक्टिवेट कर देता है। जिस वजह से क्या होगा, बॉडी जो है, जो सेल्स है, वो ग्लूकोनेओजेनेसिस की तरफ ट्रिगर हो जाएगी। यानी कि सेल्स क्या करेगी, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स है उससे ग्लूकोज बनाकर सेल्स में जो भी रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करेगी। ओके, तो यही ज़रूरत होती है ग्लूकोनेओजेनेसिस की। अब हम बात करते हैं ग्लूकोनेओजेनेसिस जो है वो किस तरीके से कैरी आउट होता है, किस तरह की रिएक्शंस इसमें होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट रिएक्शन है
ये ग्लूकोनेओजेनेसिस में फर्स्ट रिएक्शन होगी। और ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट रिएक्शन है ये ग्लूकोनेओजेनेसिस में लास्ट रिएक्शन होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर 3 ऐसी रिएक्शंस है जो इरिवर्सिबल होती है, फर्स्ट, सेकंड और 10th। तो 10th रिएक्शन हमारी ग्लूकोनेओजेनेसिस की फर्स्ट बाईपास रिएक्शन होगी। ओके, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है इसलिए हम इसे बाईपास करने वाले हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन हमारी पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट होगी। सेकेंड बाईपास रिएक्शन ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगी। और जो थर्ड और लास्ट बाईपास रिएक्शन जो होगी वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस होगी। बाकी जो रिएक्शंस है ये एग्जैक्टली रिवर्सिबल होती है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो हमारी जो सबसे पहली जो रिएक्शन है फर्स्ट बाईपास रिएक्शन जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट बाईपास रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक जान लीजिए, ये कंसीडर कीजिए कि ये जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्लूकोनेओजेनेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल है वो इस रिएक्शन में है, यानी कि फर्स्ट बाईपास रिएक्शन जिसमें हम पायरुवेट का कन्वर्शन फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कर रहे हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत अच्छा योगदान है। तो जो पायरुवेट है ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये पायरुवेट आता कहाँ से है, ये पायरुवेट हो सकता है कि किसी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट हो सकता है कि ये लैक्टेट, जैसे अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है और ये लैक्टिक एसिड फिर लीवर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, तो लीवर के पास आने के बाद लैक्टेट से पायरुवेट बनाया जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है लैक्टेट से पायरुवेट बनाने की, तो इसके लिए हमें एक एंजाइम लगता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू जनरेट किया हुआ हो सकता है, तो इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। सो सिंपली आप इतना याद रखिए कि पायरुवेट जो है ये साइटोप्लाज्म में है। तो पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र करना होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स या चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू इसे माइटोकॉन्ड्रिया में इंपोर्ट किया जाता है। एक बार ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है इस पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देता है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर हो उसका कन्वर्शन सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में होना ही है। सो ये सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूल है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के कैटालाइसिस के थ्रू मैलेट में कन्वर्ट होता है। ओके, एक्चुअली हमें काम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर सके। इसीलिए यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ की जाती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को पहले मैलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो मैलेट डिहाइड्रोजनेज है ये माइटोकॉन्ड्रियल है। ओके, अब मैलेट जो है मैलेट को ट्रांसफ़र करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन्स होते हैं और ये मैलेट साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक बार मैलेट अगर साइटोप्लाज्म में आ गया तो ये फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था जिसे हम बाहर नहीं ला सकते थे, तो हमने इसे मैलेट में कन्वर्ट किया, मैलेट बाहर आ गया और मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। तो यहाँ पर मैलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने के लिए जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं ये मैलेट डिहाइड्रोजनेज है, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक मैलेट डिहाइड्रोजनेज है। ओके, और ये मैलेट डिहाइड्रोजनेज जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखिए। एक बार अगर OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया तो इसके बाद पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू GTP का यूज़ करके हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, लेकिन ये उतनी सिंपल नहीं थी जितनी ग्लाइकोलाइसिस में आपने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनाया था। वो वन स्टेप रिएक्शन थी। यहाँ पर ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस है, तो ये एक तरह का बाईपास है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड बाईपास रिएक्शंस की तरफ, जिसमें हम फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये FBPS1 एंजाइम लगता है। और ये जो FBPS1 एंजाइम है, उसके काम करने के लिए आपको मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयंस लगेंगे। और यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिए, जो फॉस्फोरिल जो ग्रुप निकल रहा है वो किसी ADP को डोनेट नहीं किया जा रहा है, मतलब ADP का कन्वर्शन ATP में कन्वर्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन पर जो फॉस्फेट था उसका हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो बाहर निकलता है और ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपकी सेकेंड बाईपास रिएक्शन है। अब जो नेक्स्ट जो बाईपास है, थर्ड बाईपास रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है। ओके, और ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम लगता है। तो फॉस्फेटेज जो एंजाइम्स जो होते हैं, इनका काम ही है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, यानी कि 6 कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप था उसे निकाल दिया जाता है। यहाँ पर भी जो फॉस्फेट निकलेगा, फॉस्फोराइल ग्रुप निकलेगा, वो किसी ADP को डोनेट नहीं किया जाता। ये सिंपली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में रह जाता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में होता है और इसीलिए ये रिएक्शन जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ल्यूमेन में होती है। ओके, तो इस तरीके से ये 3 बाईपास रिएक्शंस जो है वो कैरी आउट की जाती है और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो अकम्प्लिश होती है। बाकी जो 7 रिएक्शंस है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। सिर्फ ये 3 ही रिएक्शंस ऐसी थी जो स्पेशल थी, इसलिए हमने इसके ऊपर फोकस किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs जो है वो भी मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़े हैं, उसकी लिंक छोड़ी है, तो वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।